नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, राम राम साहब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद मस्त होंगे। दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्जाम पार अब की बार यूट्यूब चैनल और मैं हूं विनोद फौजदार, आपका स्वागत करता हूं इस चैनल पर। दोस्तों, कल हमने राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक के 100 क्वेश्चंस किए थे। आज फिर हम हाजिर हैं अगले 100 क्वेश्चंस लेकर। राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 से संबंधित ये 100 क्वेश्चंस हैं। तो कल हमने 100 कर लिए थे, आज फिर हम 100 करेंगे, तो आज हमारे 200 क्वेश्चन हो जाएंगे और हम इस सिलसिले को, अपने इन क्वेश्चंस के सिलसिले को या फिर किसी न किसी तरह से आपकी मदद करेंगे। 15 जुलाई तक, 17 तारीख का पेपर है, 15 जुलाई तक हम लगातार इस सिलसिले को जारी रखेंगे और आपकी इतनी प्रैक्टिस करा देंगे, इतना वो करा देंगे कि कोऑपरेटिव के अंदर जो 20 क्वेश्चन आएंगे, कोऑपरेटिव एक्ट और कोऑपरेटिव रूल्स के जो 20 क्वेश्चन आएंगे, इन 20 क्वेश्चन में से मेरा वादा है कम से कम 18 क्वेश्चन आप सही करके आओगे। कम से कम 18 क्वेश्चन सही करके आओगे, इतनी मैं आपको इन 10 दिनों में तैयारी करा दूंगा। बस आप मुझसे जुड़े रहें, हमसे जुड़े रहें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक भी करें अगर आपको पसंद आए तो। इस कक्षा के अंदर हम ज़्यादातर कोशिश ऐसे करते हैं कि नोट्स के तौर पे आपको ये जो है वीडियोस उपलब्ध करा दें, क्योंकि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस इस तरह के हैं कि जिनका उपरोक्त सभी उत्तर सही होता है। तो उपरोक्त सभी उत्तर सही देने का मकसद एक ही होता है कि उसके 3 या 4 जो तथ्य हैं, उन तथ्यों से भी आपको अवगत कराया जाए, उस क्वेश्चन के तथ्य बाकी तथ्यों से भी अवगत कराया जाए कि ये तथ्य भी इस क्वेश्चन के हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना ये आज का प्रोग्राम, आज के क्वेश्चंस बिना देर करे। और हाँ, हमने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की राजस्थान बोर्ड की किताबों के वन लाइनर क्वेश्चंस भी कराए हैं और जहां से बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि राजस्थान बोर्ड की किताबों से राजस्थान जीके के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हमने कराए हैं। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट के अंदर, हमारी प्लेलिस्ट में जाके आप वो उनको देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही क्वेश्चन आए। 99 तो नहीं, 90% संभावना, 90% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, संभावना नहीं, आते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं ये राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 के अगले 100 क्वेश्चंस। आइए मेरे साथ। पहला क्वेश्चन हमारा 101वें नंबर का क्वेश्चन है ये। विवादों के निपटारे में एक अलग कौन सा है? विवादों के निपटारे से मतलब है कि किसी सोसाइटी में विवाद हो जाए, एक सोसाइटी के और उसके सदस्यों के मध्य विवाद हो जाए, दो सोसाइटियों के मध्य विवाद हो जाए, सोसाइटी और कोऑपरेटिव बैंक के कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों के बीच विवाद हो जाए, रजिस्ट्रार और सोसाइटी के बीच विवाद हो जाए, किसी भी के बीच में विवाद हो जाए, उस विवादों के निपटारे को निपटारा कैसे करते हैं? तो विवादों के निपटारे में के लिए कौन सा तरीका होता, कौन सा अलग है निपटारे से? तो सोसाइटी एवं किसी अन्य सोसाइटी के बीच में विवाद, हाँ जी, हो सकता है। सदस्यों एवं भूतपूर्व सदस्यों तथा मृत सदस्यों के मार्फत दावे का करने वालों के बीच में विवाद का निपटारा, सोसाइटी या समिति के भूतपूर्व और आरबीआई के बीच। दोस्तों, यहां आरबीआई शब्द आ गया, ये आरबीआई गलत शब्द है, आरबीआई अलग चीज हो जाती है। आरबीआई जो है, आरबीआई का अपना अलग एक्ट है और आरबीआई के निपटारों का, आरबीआई के विवादों का निपटारा जो है आरबीआई के थ्रू ही हो सकता है, सोसाइटी नहीं कर सकती। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये आरबीआई वाला। समिति में या सोसाइटी के अधिकारी और एजेंटों कर्मचारियों के बीच में, ये सब जब विवाद जो होते हैं सोसाइटी के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। लेकिन आरबीआई जो है एक इंडिपेंडेंट अलग संस्था है और उसका विवाद अलग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर का। परिसीमन अधिनियम कौन सा है? तो दोस्तों, ये तो अलग ही है, अधिनियम है।
ये तो आपको याद करना है। परिसीमन अधिनियम कौन सा है? तो 1963 अधिनियम है, परिसीमन अधिनियम 1963 आया था। अगला क्वेश्चन, विवादों का निपटारा कौन सी धारा में होता है? दोस्तों 56 धारा 56 है सोसाइटी एक्ट की, एक्ट 2001 के 58, 56 नहीं सॉरी 58 है, 58 58 धारा के अंदर, धारा 58 के अंदर सोसाइटी के विवादों का निपटारा किया जाता है। सोसाइटी में जो विवाद होते हैं उसके विवादों का निपटारा किया जाता है। अभी हमने पहला क्वेश्चन देखा था कि विवाद कौन कौन से हो सकते हैं और उनका निपटारा किससे होता है, और उनका निपटारा जो है धारा 58 के तहत होता है। विवादों का निपटारे के लिए प्रशासक, विवादों के निपटारे के लिए प्रशासक के लिए कौन सी धारा में नियुक्ति की जाती है? तो वो धारा 30 है। धारा 30 के अंतर्गत किसी प्रशासक की नियुक्ति की जाएगी जो कि विवादों का निपटारा करेगा। यानी कि किसी भी सोसाइटी में विवाद होने पर उसके विवादों को निपटारे के लिए एक प्रशासक का, एक अधिकारी का नियुक्ति की जाएगी। उस अधिकारी की नियुक्ति धारा 30 के अंतर्गत की जाती है और वो विवादों का निपटारा धारा 58 के अंतर्गत करता है। ये ध्यान रहे। अगला क्वेश्चन, जब विवाद सोसाइटी के किसी पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में हो तो उसका परिणाम जो है 1 महीने के अंदर अंदर घोषित करना होता है। यानी कि विवाद जब किसी सोसाइटी के पदाधिकारी के निर्वाचन के संबंध में हो, अगर किसी सोसाइटी में चुनाव हो रहे हैं और चुनाव होते समय किसी भी पदाधिकारी के निर्वाचन में अगर मान लो विवाद हो जाता है, किस जैसे अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है, अध्यक्ष के चुनाव में अगर विवाद हो जाता है, सभी सदस्य एकमत नहीं होते, तो उसका जो निपटारा है, उसका परिणाम जो है वो रजिस्ट्रार के द्वारा 1 माह के अंदर घोषित किया जाएगा और विवाद का निपटारा उस प्रशासक के, रजिस्ट्रार या उस प्रशासक के थ्रू किया जाएगा जो कि धारा 30 के तहत नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन, विवादों के निपटारे में धारा 58 में कौन से निर्देश प्राप्त होते हैं? विवादों के निपटारे में धारा 58 में कौन से निर्देश प्राप्त होते हैं? तो देखो, विवादों का स्वयं विनिश्चय कर सकेगा। विवादों का निपटारा करते समय पे क्या क्या डायरेक्शन दिए जाते हैं, धारा 58 में क्या डायरेक्शन दिए गए हैं, वो है विवादों का स्वयं विनिश्चय कर सकेगा, ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति जो सरकार द्वारा नामांकित हो की जा सकती है। सरकार अगर किसी व्यक्ति की नियुक्ति करे विवादों के निपटारे के लिए तो उसकी नियुक्ति की जा सकती है, और निपटारे के लिए किसी व्यवस्था का सृजन किया जा सकता है। हाँ जी, किसी व्यवस्था का सृजन भी किया जा सकता है किसी विवाद को निपटारे के लिए। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपर्युक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन, बीमाकृत एवं सहकारी बैंक के परिसमापन का आदेश या समापन या पुनर्निर्माण की मंजूरी कौन देता है? तो आरबीआई देती है। दोस्तों, ये जो बीमा कंपनी होती है, सहकारी बीमा कंपनी हो या सहकारी बीमाकृत बैंक, बीमाकृत सहकारी बैंक, कोई भी बैंक हो, किसी भी प्रकार की बैंक हो, बैंक को खोलने के लिए, बैंक को समाप्त करने के लिए, बैंक की क्या नाम है, अधिकारों को सीमित या अधिकारों को जितना कितना अधिकार उसके लिए प्रदान करना है, ये सारा काम आरबीआई के थ्रू किया जाता है। अगर किसी बैंक को खोलना है, सहकारी बैंक हो या कोई कॉरपोरेट बैंक हो या कोई निजी बैंक हो, किसी भी प्रकार की बैंक को अगर ओपन करना है, खोलना है, तो आरबीआई से परमिशन लेनी होती है, और उसका समापन करना है, समामेलन करना है या समापन करना है तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। समापन करने के लिए आरबीआई को लिखना पड़ेगा, और किन्हीं बैंकों को आपस में मर्ज करना है तो भी आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। इस सब में आरबीआई ही काम करेगी, क्योंकि इसमें बाकी जो ऑप्शन दिए हुए हैं, एसबीआई है, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है या नाबार्ड है, ये सभी आरबीआई के अधीन काम करती हैं।
आरबीआई के एक्टों पे काम करते रहता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा आरबीआई। अगला क्वेश्चन, प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम कब बना? तो दोस्तों ये अधिनियम बना था 1961 में। 1961 के अंदर यह अधिनियम बना था। आरबीआई बीमाकृत सहकारी बैंक को कोई भी मंजूरी देता है तो इसकी मंजूरी प्राप्त करता है लिखित में। लिखित में प्राप्त करता है। कोई भी मंजूरी लिखित में ही ज्यादा मान्य होती है, न कि मौखिक। मौखिक इतना, मौखिक का क्या है कि लोग मौखिक वाली मंजूरी इतनी मान्य नहीं होती है, लिखित मंजूरी ही मान्य होती है, लिखित मंजूरी देता है। अगला क्वेश्चन, आरबीआई सहकारी बैंकों के हितों के लिए प्रबंध के लिए किसकी नियुक्ति करता है? तो प्रबंध के लिए आरबीआई जो है एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। बैंकों के प्रबंध के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति करता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रशासक, ऑप्शन सी। आरबीआई द्वारा लिखित मंजूरी देने पर सहकारी बैंकों पर वाद दायर कर सकती है। आरबीआई द्वारा लिखित मंजूरी देने पर सहकारी बैंकों पर वाद दायर कर सकते हैं या नहीं, वाद दायर कर सकती है या नहीं कर सकती है? नहीं कर सकती है, वाद दायर नहीं कर सकती है उसके, जबकि आरबीआई के नियमों के अकॉर्डिंग उसको काम करना होगा। सहकारी बैंक को नियमों के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का कौन सी धारा में उल्लेख है? तो धारा 61 में इसका उल्लेख है। सहकारी सोसाइटी के परिसमापन का उल्लेख जो है धारा 61 के अंदर है। विवादों के मध्यस्थम कौन सी धारा में है? तो विवादों का मध्यस्थ जो है धारा 61 के अंदर है। सोसाइटी के विवादों का, सहकारी सोसाइटी के विवादों का मध्यस्थम जो है धारा 61 के अंदर वर्णन है। कौन सी धारा में सहकारी सोसाइटी के समापन की नियुक्ति की जाती है? तो धारा 63 के अंदर की जाती है। धारा 63 के अंदर की जाती है। समापक की शक्तियां किस धारा में? समापक, समापक शब्द का अर्थ क्या है? समापक का मतलब है समाप्त करने वाला। समापक की शक्तियां किस धारा में हैं? तो ये धारा 64 के अंदर है। समापक की जो शक्तियां हैं वो धारा 64 के अंदर वर्णित है। अगला क्वेश्चन 116 नंबर का, परिसमापन की कार्यवाहियों में रजिस्ट्रार कितने वर्षों में कर सकता है? तो रजिस्ट्रार जो है 2 वर्षों में उसके परिसमापन की कार्यवाही कर सकता है। अधिशेष आस्तियों का निपटारा कौन सी धारा में किया जाता है? तो धारा 68 के अंतर्गत किया जाता है। अल्पकालीन और मध्यकालीन से अलग उधार देने वाला बैंक कौन सा कृषि क्षेत्र के लिए है? तो दोस्तों भूमि विकास बैंक है। यह अधिकतर जो है अल्पकालीन ऋण देता है, अधिकतर अल्पकालीन ऋण देता है, लेकिन मध्यमकालीन और दीर्घकालीन ऋण भी देता है। ये दीर्घकालीन ऋण के लिए ये जो है प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके जब ऋण देता है, जबकि अल्पकालीन ऋणों के लिए कोई भी सिक्योरिटी नहीं लेता है। अल्पकालीन ऋण वैसे ही दे देता है साख के आधार पर। अगला क्वेश्चन 119 नंबर का, भूमि विकास बैंक द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। तो दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है, अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराया जाता है और उपरोक्त सभी मध्यमकालीन कराया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी प्रकार के ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं भूमि विकास बैंक द्वारा। खांडसारी या चीनी बनाने की मशीन को क्रय करने के लिए कौन सा बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा? तो दोस्तों भूमि विकास बैंक ऋण उपलब्ध कराएगा। कृषि या उससे संबंधित उत्पाद बनाने के लिए जो भी ऋण है भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराता है।
वैसे बाकी सारे बैंक भी आजकल उपलब्ध कराते हैं, पर भूमि विकास बैंक इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त बैंक होता है। खांडसारी या चीनी, चीनी बनाने की जो मशीन आती है, गन्ने के रस से जो चीनी बनाते हैं उसकी मशीन को खांडसारी कहते हैं। राजस्थान जोत अधिनियम कौन सा है? तो राजस्थान में जोत अधिनियम जो आया वो 1964 में आया था। 1964 जोत अधिनियम है, राजस्थान जोत अधिनियम 1964। ये आपको फिगर्स एज इट इज याद करने, तिथियां एज इट इज याद करने। अगर आप इस वीडियो को 3 से 4 बार या 2 से 3 बार अगर आप वीडियोस को देखोगे तो आपको ये सारी चीजें याद हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन 122 नंबर का, राज्य भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के धारकों के प्रति बैंक के दायित्व की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो न्यासी की नियुक्ति की जाती है। भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए ऋण पत्रों के धारकों के प्रति बैंक के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है? तो न्यासी की नियुक्ति की जाती है। बैंक के दायित्व यानी कि राज्य भूमि विकास बैंक ने अगर किसी को ऋण पत्र दिए हैं, लोन दिए हैं, तो उनके धारकों के प्रति दायित्व, अपने बैंक के दायित्वों की पूर्ति करने के लिए जिस व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है उसे न्यासी कहा जाता है। भूमि विकास बैंक द्वारा जारी किए गए किसी ऋण पत्रों का विमोचन कितने वर्षों में किया जाता है? तो उनका विमोचन जो है 30 वर्षों के अंदर किया जाता है। 30 वर्षों तक के लिए कोई भी ऋण पत्र जारी किए जा सकते हैं और उनका विमोचन 30 वर्षों के बाद किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक के ऋण पत्रों में कौन सी धारा के अनुच्छेद जारी किए जाते हैं? तो धारा 70 के अनुच्छेद जारी किए जाते हैं। धारा 70 इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 125 नंबर का, भूमि विकास बैंक की उधार देने और भूमि धारण करने की शक्ति कौन सी धारा में निहित है? तो ये धारा 73 में निहित है। धारा 73 के अंदर ये शक्ति निहित है। भूमि विकास बैंक की उधार देने की और भूमि धारण करने की शक्ति जो है धारा 30 में निहित है। भूमि धारण करने से मतलब है अगर भूमि विकास बैंक किसी को भूमि देती है और उसकी भूमि को अपने मॉर्गेज करती है। भूमि धारण करने से मतलब भूमि मॉर्गेज करने की शक्ति जो है धारा 73 के अंतर्गत दी हुई है। अगला क्वेश्चन 126 नंबर का, धारा 74 के अनुसार उधार देने के आवेदकों के साथ व्यवहार करने की रीति कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है। धारा 74 के अनुसार उधार देने के आवेदकों के साथ व्यवहार करने की रीति कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? तो सार्वजनिक नोटिस जारी किया जाता है। उधार देने की रीति के व्यवहार को कार्यवाही के लिए कौन से न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है? तो जिस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है वो न्यायालय है सिविल न्यायालय। सिविल न्यायालय के अंतर्गत इसको प्रस्तुत किया जाता है। धारा 76 में बंधक की भूमि का निष्पादन के लिए किसानों के लिए कौन सा अधिनियम लागू किया गया है? तो राजस्थान कृषि उधार अधिनियम 1957 लागू किया गया। राजस्थान कृषि उधार अधिनियम लागू किया गया है 1957, जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001 की धारा 76 में बंधक की गई भूमि के निष्पादन के लिए किसानों के लिए यह अधिनियम है। अगला क्वेश्चन, भूमि विकास बैंक के पक्ष में किए गए बंधकों और पट्टों का रजिस्ट्रीकरण विनिमय कौन सा है? तो 1908 है।
1908 के अकॉर्डिंग जो है पट्टे और उनका रजिस्ट्रीकरण आदि किया जाता है। अगला है संयुक्त हिंदू कुटुंब के कर्ताओं द्वारा निष्पादित बंधक की धारा निश्चित की गई है। तो धारा 81 निश्चित की गई है। धारा 81। धारा 87 के अनुसार भूमि विकास बैंकों द्वारा उधारी की वसूली कौन करता है? तो स्वयं भूमि विकास बैंक की उधारी की वसूली करता है। कोई भी बैंक, भूमि विकास बैंक हो या कोई भी अदर बैंक हो, सारे बैंक ही खुद अपनी अपनी उधारी को वसूल करते हैं। जब उधारी ज़्यादा हो जाती है, एनपीए में चला जाता है, तो फिर एक सोसाइटी बना दी गई है आजकल जो है। एनपीए में जाने के बाद में हमारा अकाउंट अगर ख़राब हो जाता है, हम लगातार 90 दिन तक अगर पेमेंट नहीं करते हैं तो अकाउंट एनपीए में चला जाता है। तो उस केस में जो है बैंक जो है अपने एजेंटों को उधर क्या नाम है उगाही की वो दे देती हैं। आजकल ये नियम कर दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर बैंक स्वयं उगाही करती हैं अपनी उधारी की। तो भूमि विकास बैंक भी स्वयं ही उगाही करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुर्क करने की शक्ति में भूमि विकास बैंक बंधक संपत्ति में किन्हें शामिल करता है? तो दोस्तों बंधक संपत्ति में कुर्क करने के लिए, अगर मान लो किसी ने लोन लिया है, लोन दिया नहीं है किसी ने, अब लोन नहीं दिया है तो वो किस किस चीज को कुर्क कर सकता है? किस्तों पर चुकाई गई राशि, किस्तों में जो राशि चुकाई गई है उसको तो वो ले लेगा। इसके अलावा बंधकित भूमि मतलब मॉर्गेज की गई जमीन को भी और खड़ी फसल को भी बैंक जो है ले सकता है। खड़ी फसल को या कटी हुई फसल को भी बैंक जो है अपने अधिकार में ले सकता है और उनसे अपनी जो शेष रकम है, ब्याज और शेष रकम और उसकी ब्याज की पूर्ति कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का, कुर्की की संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होता है? तो दोस्तों अगर किसी की संपत्ति कुर्क करनी है, मान लो मैंने एक लोन लिया, मैंने लोन लिया 10 लाख रुपए का बैंक से। अब मैं उस लोन को चुका पाने में असक्षम हूं, चुका नहीं पा रहा हूं, तो बैंक मुझे नोटिस देती है, नहीं चुका पाता हूं, फिर सार्वजनिक नोटिस देती है, फिर भी नहीं चुका पाता हूं, तो बैंक मुझे जो है वकील के थ्रू नोटिस दिलाती है और फिर जो है सर्वाइवल एक्ट की जो है नीलामी की कार्यवाही बैंक जो है स्टार्ट कर देती है। अब बैंक जो नीलामी की कार्यवाही स्टार्ट करती है, तो नीलामी की कार्यवाही में क्या क्या नीलाम करती है बैंक, कैसे नीलाम करती है और कितनी रकम बैंक जो है नीलाम करके प्राप्त करती है? मेरी बंधक की हुई जमीन से वो बैंक नीलाम करेगी और उसको नीलाम करके अपना मूल रकम चुकेगी, उस मूल रकम की ब्याज चुकेगी, उस इन दोनों के अलावा नोटिस देने में जो खर्चे आए हैं, कार्यवाही करने में जो खर्चे आए हैं, अखबार में विज्ञप्ति छपवाने में जो खर्चे आए हैं और उसको कुर्क कराने में जो खर्चे आए हैं, उन सारे खर्चों को जो है बैंक वसूलेगी। एक भी खर्चा अपनी जेब से नहीं करेगी, सारा का सारा खर्चा कुर्की वाली संपत्ति से ही वसूलेगी। तो क्वेश्चन है हमारा, कुर्की की संपत्ति का मूल्य किसके बराबर होता है? तो शोध्य रकम यानी कि संशोधित की हुई रकम और कुर्की के व्यय तथा बिक्री के खर्च की, कुर्की का व्यय और जो बिक्री में उसकी संपत्ति को विक्रय करने में जो खर्च हुआ है उस सब खर्च को भी वसूलेगी और संपत्ति का मूल्य होगा उस सब को लेकर जो है अपने पैसों को बैंक वसूल करेगी। अतः इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी। संपत्ति का यदि भूमि विकास बैंक व्यक्ति कर्मी के विरुद्ध धारा 85 या धारा 88 में कार्य करने में असफल हुआ तो कौन कार्यवाही करेगा? तो फिर न्यासी के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। न्यासी कौन होता है? न्यासी वही होता है जो लोन देते समय बैंक के दायित्वों की पूर्ति करता है, उसके द्वारा कार्यवाही
की जाएगी। अगर बैंक असफल होता है तो न्यासी के द्वारा कार्यवाही की जाएगी। धारा 90 में भूमि विकास बैंक द्वारा बंधकित संपत्ति की बिक्री की पुष्टि कौन करता है? तो रजिस्ट्रार करता है उसकी पुष्टि। फाइनल डिसीजन रजिस्ट्रार देता है। लोन की वसूली में भूमि विकास बैंक द्वारा बिक्री की गई भूमि या संपत्ति के बाद बकाया राशि का प्रमाण पत्र कौन देता है? तो बकाया राशि का प्रमाण पत्र भी रजिस्ट्रार ही उपलब्ध कराता है। मतलब ये कि कोई भी किसी भूमि की बंधक की हुई, किसी मॉर्गेज की हुई जमीन की नीलामी करी, मान लो मेरी जमीन नीलाम हो गई और नीलाम होने के बाद मेरी जमीन 15 लाख की नीलाम होती है, पर मेरे पास लोन तो था 10 लाख का, मेरी आउटस्टैंडिंग टोटल 10 लाख लोन, 10 लाख ब्याज और वो सब खर्चा वर्चा मिला के मान लो 11 लाख होते या 10.5 लाख होते, तो 11 लाख रुपए तो 15 लाख में से वसूल लेगी, लेकिन बचे हुए 4 लाख जो है उसको वापस लौटाने होते हैं बैंक को। तो इस बात का जो बकाया राशि का जो प्रमाण पत्र है वो रजिस्ट्रार उपलब्ध कराता है। भार के प्रवर्तन की धारा कौन सी है? तो भार के प्रवर्तन की धारा 99 है। प्रवर्तन का मतलब होता है बदलाव। आदेशों के निष्पादन में आदेशों की पालना नहीं होती है तो उसकी कहां अपील की जा सकती है? तो उसकी अपील जो है सिविल न्यायालयों में की जा सकती है। सिविल न्यायालय में अपील की जा सकती है अगर आदेशों की पालना नहीं हो, आदेशों के निष्पादन में पालना नहीं हो तो। अगला क्वेश्चन 139 नंबर का, धारा 102 में सरकार की देय धनराशियों में सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा शामिल है तो वसूल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? किया जाएगा। धारा 102 के तहत सरकार को देय धनराशियों में सरकार को दिलवाया गया कोई खर्चा शामिल है तो वो भी वसूल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 140 नंबर का, धारा 103 के अनुसार संपत्ति सहकारी समितियों के द्वारा नहीं बेची जाती हैं, उसके लिए संपत्तियों का मालिक कहां अपील कर सकता है? तो संपत्तियों का मालिक जो है जिला कलेक्टर के पास अपील कर सकता है, सोसाइटी में भी अपील कर सकता है और न्यायालय में भी अपील कर सकता है। अतः उपरोक्त सभी आंसर सही हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य सरकार द्वारा नियुक्त रजिस्ट्रार की अपीलीय शक्ति का प्रयोग रजिस्ट्रार के अलावा कौन कर सकता है? तो रजिस्ट्रार के अलावा कोई उसकी अपीलीय शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता है। ना न्यायालय कर सकता है, ना राज्य सरकार कर सकती है, ना भूमि विकास बैंक कर सकती है। कोई भी उसकी शक्तियों का प्रयोग नहीं कर सकता है। सही उत्तर ऑप्शन डी। राज्य सरकार द्वारा सहकारिता की अपील पुनरीक्षण तथा पुनर्वलोकन की अपील रजिस्ट्रार के पास कितने समय में कर सकते हैं? तो 90 दिन में कर सकते हैं। 90 दिन के अंदर ये अपील की जा सकती है। यानी कि दोबारा देखें क्वेश्चन को, राज्य सरकार द्वारा सहकारिता की अपील राज्य सरकार द्वारा सहकारिता की अपील पुनरीक्षण या पुनर्वलोकन की अपील रजिस्ट्रार के पास कितने समय में की जाएगी? तो 90 दिन में की जा सकती है। अगला क्वेश्चन, अधिकरण का गठन और अपीलीय शक्ति का प्रयोग किसके नाम कर सकते हैं? तो इसका प्रयोग जो है राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के नाम किया जा सकता है। अधिकरण का गठन और अपीलीय शक्तियों का प्रयोग किसके नाम से किया जा सकता है? तो राजस्थान राज्य सहकारी अधिकरण के नाम से की जा सकती है। अधिकरण की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार इन समितियों
में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य नियुक्त कर सकती है? तो दोस्तों 3 सदस्य नियुक्त कर सकती है। राज्य सरकार अधिकतम 3 सदस्यों की नियुक्ति किसी भी सोसाइटी में कर सकती है। अधिकरण के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति कितने समय तक के लिए की जा सकती है? तो 5 वर्ष तक के लिए की जा सकती है। 5 वर्ष के लिए की जा सकती है। इसकी नियुक्ति जो है 5 वर्ष तक के लिए की जा सकती है। किसी पक्षकार के द्वारा पुनरावलोकन के लिए कोई आवेदक अधिकरण के आदेश से सूचित की तारीख से कितने दिन के भीतर भीतर किया जाएगा? तो 90 दिन के भीतर भीतर किया जाएगा। किसी पक्षकार के द्वारा पुनरावलोकन के लिए कोई आवेदन अधिकरण के आदेश से सूचित तारीख से कितने दिन के भीतर किया जाएगा? यानी कि अधिकरण के द्वारा दिए गए किसी भी ऑर्डर को पुनरावलोकन के लिए अगर किसी पक्षकार उनके पास आवेदन करता है तो वो आवेदन जो है उसको सूचना प्राप्त होने के 90 दिन के भीतर भीतर करना होता है। आगे चलते हैं 147 नंबर का क्वेश्चन। सहकारी या इसका कोई समानार्थी शब्द का कोई भी अपने व्यापार में प्रयोग कर सकता है या नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता है। सहकारी शब्द का प्रयोग कोई भी दुकानदार अपने साथ नहीं कर सकता है। सहकारी शब्द का प्रयोग वही कर सकता है जो सहकारी सोसाइटी ही सहकारी शब्द का प्रयोग कर सकती हैं। इसके अलावा और कोई इसका प्रयोग नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति सहकारी शब्द का गलत प्रयोग करता है तो उस पर जुर्माना होगा रुपये 5,000। 5,000 रुपये उस पर जुर्माना लगाया जाएगा अगर कोई इस शब्द का अनुपयोग प्रयोग करता है तो। अगर सहकारी शब्द का गलत प्रयोग पर अपराधी दोषी पाया जाता है और अपराध चालू रहता है तो प्रतिदिन कितने रुपए का जुर्माना वसूल किया जाएगा? तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से जुर्माना वसूल किया जाएगा। मान लो कोई दुकानदार अपने फर्म के या व्यवसाय के साथ में सहकारी शब्द का प्रयोग करता है तो सहकारी शब्द का प्रयोग करना गलत है। अगर वो सहकारी सोसाइटी नहीं है तो उस पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। उसके बावजूद वो सहकारी शब्द को नहीं हटाता है और फिर भी लगा रहने देता है, सहकारी शब्द का प्रयोग करता है, तो 100 रुपये पर डे के हिसाब से उस पर फाइन फिर चार्ज किया जाएगा। अगला क्वेश्चन 150 नंबर का और आज का 50वां क्वेश्चन। सहकारी शब्द जो कि धारा 108 में वर्णित है में अपराध और दंड अगर कोई व्यक्ति करता है तो धारा 38 की उपधारा 1 के अनुसार क्या सजा है? तो उसको जो सजा है वो 6 माह की या 5,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों। 6 महीने की सजा हो सकती है उसको या 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है अथवा दोनों ही हो सकते हैं। अधिकरण किस धारा के तहत गठित किया गया है? तो धारा 105 के तहत गठित किया गया है अधिकरण। दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 कब पारित हुआ था? तो 1974 में पारित हुआ था दंड प्रक्रिया अधिनियम जो है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी अधिनियम के अधीन किसी अपील की सुनवाई करने वाले अधिकरण को सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 97 और प्रथम सूची की अपील
की शक्ति किसके पास है? तो ये न्यायालय के पास है। दोस्तों, सिविल प्रक्रिया से संबंधित सभी शक्तियां न्यायालय के पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर, सहकारी शब्द का दुरुपयोग का प्रतिषेध कौन सी धारा में है? तो सहकारी शब्द की दुरुपयोग का जो प्रतिषेध है वो 108 नंबर की धारा में है। प्रतिषेध का मतलब उसका विरोध। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का क्या कर्तव्य है? तो प्रत्येक सोसाइटी का जो कर्तव्य है वो है अपने अधिकारियों की आधारभूत आवश्यकताएं और सरकारी शिक्षा देना। ये दोनों ही जो है प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का कर्तव्य है। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी का कर्तव्य है कि सरकारी शिक्षा देना और अपने अधिकारियों के आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना। प्रत्येक सहकारी सोसाइटी में बजट की पर्याप्त व्यवस्था कौन करता है? तो सोसाइटी के सदस्य ही करते। सोसाइटी या उसके सदस्यों को ही उसके बजट की जो व्यवस्था करनी होती है। अगला क्वेश्चन, प्रत्येक सहकारी सोसाइटी की सहकारी शिक्षा कौन देता है? तो प्रबंधक देता है। उसका जो प्रबंधक होता है वो देता है सहकारी सोसाइटी की सहकारी शिक्षा जो है। सदस्यों के दिवाले में धारा 112 के तहत सदस्यों पर कौन सा दावा कर सकता है? सदस्यों के दिवाले में सदस्यों पर कौन सा दावा कर सकता है? कौन सा दावा कर सकते हैं? तो सोसाइटी जो है दावा कर सकती है सदस्यों के दिवाले पर। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को लेखे देखने का अधिकार कौन सी धारा में प्रदान होता है? तो धारा 113 के अंतर्गत लेखे देखने का प्रदान होता है। सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य को लेखे देखे जा सकते हैं। सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य सोसाइटी के बुक्स को या अकाउंट्स को या लेखों को देख सकता है। सदस्यों को सोसाइटी के लेखे देखने का क्या शुल्क लगता है? सदस्यों को लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। सदस्यों के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है सोसाइटी के लेखे देखने का। अगला क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी की पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों का प्रमाण मांगने पर सदस्यों को कौन देता है? तो जो भी अधिकारी नियुक्त होता है वो अधिकारी जो है इसका प्रमाण देता है। जो भी अधिकारी इस कार्य के लिए नियुक्त होता है वो इस चीज का प्रमाण देता है। पुस्तकों में की गई प्रविष्टियों का प्रमाण मांगने पर, यानी कि अगर किसी पुस्तक में ये प्रविष्टि की गई है कि साहब यहाँ पे 5,000 रुपए ये खर्च कर दिए, तो वो 5,000 रुपए किस बात में खर्च किए उसका बिल का प्रमाण देना जो है उस संबंधित अधिकारी का कार्य होता है। अगला क्वेश्चन, अगर सहकारी सोसाइटी के लेखे की पुष्टि गलत पाई जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होता है? अगर किसी लेखे की पुष्टि गलत पाई जाती है तो लेखे की गलत सूचना देने वाला व्यक्ति जो है उसका जिम्मेदार होता है। यानी कि जिसने लेखा किया है, लेखा करने वाला यानी किसी भी खर्चे की सूचना देने वाला व्यक्ति या जो भी किसी भी प्रकार का जिस प्रकार का लेखा किया जाता है उसकी सूचना देने वाला व्यक्ति उसका जिम्मेदार होता है कि साहब फलाने व्यक्ति ने मुझे ये कहा था आके कि साहब वहाँ 200 रुपये खर्च हो गए और ये सूचना उसने दी थी मुझे, इसलिए मैंने ये लेखा की अकाउंट्स में ये चीज़ लिखी है। तो उस चीज़ को सूचना देने वाला व्यक्ति ही गलत साबित होता है, गलत होता है। अगर सोसाइटी अपने कार्यों का पालन सही ढंग से नहीं कर रही है तो सदस्यों को सोसाइटी के प्रति कौन सी शक्तियां प्राप्त होती हैं? तो सदस्यों को सोसाइटी के प्रति जो शक्ति प्राप्त होती हैं वो सिविल न्यायालय जैसी शक्तियां
प्राप्त होती है, सिविल न्यायालय जैसी शक्ति प्राप्त होती है। सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम कौन सा है? तो सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1908 है। 1908 जो है सिविल प्रक्रिया अधिनियम संहिता अधिनियम। परिसीमन अधिनियम 1963 की प्रथम अनुसूची के लिए अनुसूची के अनुच्छेद 136 का के प्रयोजनों को रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति की कुर्की या बिक्री के लिए कौन सी शक्ति सोसाइटी के पास है? तो सिविल न्यायालय की शक्ति सोसाइटी के पास है। दोबारा देखो, परिसीमा अधिनियम 1963 की प्रथम अनुसूची के अनुच्छेद 136 के संयोजकों को रजिस्ट्रार द्वारा संपत्ति की कुर्की या बिक्री के लिए कौन सी शक्ति सोसाइटी के पास होती है? तो सिविल न्यायालय जाने की शक्तियां जो है सोसाइटी के पास होती हैं, सिविल न्यायालय की शक्ति होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वन 166 सोसाइटी के रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करने वाला व्यक्ति धारा 54 के अनुसार उसे क्या समझा जाएगा? तो दोस्तों उसे लोक सेवक समझा जाएगा, उसको जो है लोक सेवक समझा जाएगा। इसका सही उत्तर लोक सेवक हो जाएगा। किसी सोसाइटी के अधिनियम के अधीन नोटिस अपने सदस्यों को आदेश के लिए किस प्रकार दिया जाएगा? तो अखबार के माध्यम से दिया जाएगा, डाक के माध्यम से दिया जाएगा या प्रत्यक्ष दिया जाएगा? सभी प्रकार से उसे नोटिस दिया जाएगा। उसे पहले डाक के माध्यम से नोटिस भिजवाया जाता है, वकील के माध्यम से भिजवाया जाता है, प्रत्यक्ष भी जाके उसे नोटिस दिया जा सकता है और अखबार के माध्यम से भी उसे नोटिस दिया जा सकता है। अगर वो ये सारे नोटिसों को नहीं मानता है तो फिर अखबार में वो चीज़ निकलवा दी जाती है, अखबार में वो नोटिस निकाला जाता है और अखबार के माध्यम से नोटिस दिया जाता है। अगला क्वेश्चन 168 नंबर का, कि किसी सोसाइटी के किसी अधिकारी की नियुक्ति या कर्मचारी की नियुक्ति त्रुटि से हुई है तो उस नियुक्ति को समझी जाएगी या नहीं समझी जाएगी? धारा 120 इस मामले में क्या कहती है? तो धारा 120 इस मामले में कहती है कि उसे पद से हटा दिया जाएगा। अगर किसी अधिकारी या कर्मचारी की नियुक्ति किसी भी सोसाइटी में गलती से हो गई है तो उस कर्मचारी को धारा 120 के तहत, धारा 120 के अनुसार हटा दिया जाएगा, अपने पद से हटा दिया जाएगा। सद्भावना पूर्वक की गई किसी व्यक्ति की नियुक्ति पर वाद दायर कौन कर सकता है? कोई वाद दायर नहीं कर सकता है। सद्भावना से कि अगर किसी को नियुक्ति दी जाती है तो उस पर कोई वाद दायर नहीं होगा। कौन सा अधिनियम सहकारी सोसाइटी पर लागू नहीं होता है? तो कंपनी अधिनियम जो है 1956 जो है ये सहकारी सोसाइटी पर लागू नहीं होता है। इसके अलावा सिविल प्रक्रिया संहिता अधिनियम 1908 लागू होता है। भूमि सुधार अधिनियम 1955 लागू होता है और दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 ये भी लागू होता है। दोस्तों इस ऑप्शन में इसके अंदर 3 हमने जो है अधिनियम दिए हैं और ये तीनों ही अधिनियम जो ऑप्शनों में दिए हैं अलग अलग क्वेश्चन के तौर पे पूछे जा सकते हैं, कि जैसे कि सिविल संहिता अधिनियम कौन सा है? तो सिविल संहिता अधिनियम जो है 1908 है। कि दंड प्रक्रिया अधिनियम कौन सा है? दंड प्रक्रिया अधिनियम 1973 है। इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप केवल इस क्वेश्चन पर ही ध्यान नहीं दें बल्कि ऑप्शनों पर भी ध्यान दें कि ऑप्शन में भी क्वेश्चन बनेंगे, ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बना सकता है एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम कौन सा है? तो 1957 है राजस्थान कृषि ऋणता अवमुक्ति अधिनियम। दोस्तों
इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर अधिनियम बहुत है, बहुत अधिनियम हमें याद करने पड़ेंगे और ये अधिनियम जो है एक बार में पढ़ने पे याद नहीं होंगे। इस वीडियोस को आप, इन वीडियोस को, ये आज की वीडियो और आज से पहले यानी कि कल जो वीडियो बनाई थी, इन वीडियोस को आप कम से कम 3 से 4 बार वीडियोस देखें, 3-3 4-4 बार वीडियोस देखें तो आपको ये अधिनियम याद हो जाएंगे। तो ये अधिनियम जो है सवाल में, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इन अधिनियमों को याद करना जरूरी है ना। तो कम से कम 3 से 4 बार इस वीडियोस को आप मेरे हिसाब से जरूर देखें, तो ये अधिनियम जो है आपको याद हो जाएगा। सहकारी सोसाइटी में राज्य सरकार कब अपने नियम बना सकती है? तो सहकारी सोसाइटी में राज्य सरकार पूर्व प्रकाशन के बाद ही अपने नियम बना सकती है। पहले वो उसे अखबार में प्रकाशित करेगी, उसके बाद ही वो अपने नियम बना सकती है। सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रीकरण नामंजूर कौन करता है? तो रजिस्ट्रार है, जिसके पास में किसी भी संस्था का, सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन मंजूर और नामंजूर करने का अधिकार होता है। सहकारी सोसाइटी में लेखा परीक्षक अपनी रिपोर्ट किसके समक्ष प्रस्तुत करता है? तो लेखा परीक्षक जो है सहकारी सोसाइटी में अपनी रिपोर्ट जो प्रस्तुत करता है, वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है अपने सदस्यों के समक्ष। अपने सदस्यों के समक्ष जो है वो रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। किसी भी सोसाइटी के सदस्यों के समक्ष वो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सहकारी संस्थान में राज्य के बाहर स्थापना करने से पहले किसकी अनुमति प्राप्त करेगी? तो रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त करेगी। राजस्थान राज्य सहकारी संस्था में राज्य के बाहर स्थापना करने से पहले जो है रजिस्ट्रार की अनुमति प्राप्त करेगी। जो सहकारी सोसाइटी होती है उनका कार्य क्षेत्र राजस्थान राज्य में, संपूर्ण राजस्थान राज्य में होता है, तो उससे राजस्थान से बाहर अगर कोई भी अगर कार्य करना है तो उसे पहले रजिस्ट्रार से इस चीज के लिए अनुमति लेनी होती है। कार्य क्षेत्र से बाहर जाके कार्य करने के लिए रजिस्ट्रार से परमिशन लेनी होती है। कार्य क्षेत्र जो है संपूर्ण राजस्थान होता है किसी भी सोसाइटी का। अगर कोई सोसाइटी राजस्थान की है तो वह राजस्थान के बाहर स्थापित की जाती है तो उसकी शक्ति किसके पास होती है? तो राजस्थान सहकारी सोसाइटी के पास ही उसकी शक्ति होती है। अगला क्वेश्चन, किसी सहकारी सोसाइटी की बैंक में कोई संकल्प सोसाइटी के विरुद्ध है तो रजिस्ट्रार उस संकल्प को कितने दिन के लिए विखंडित कर देगा? तो 45 दिन के लिए उसे विखंडित कर सकता है, यानी कि 45 दिन के लिए उसे उस संकल्प को जो है टेम्परेरी कैंसिल कर सकता है, हटा सकता है संकल्प को। सहकारी सोसाइटी की बैंक में कोई संकल्प सोसाइटी के विरुद्ध है, अगर किसी सोसाइटी के विरुद्ध कोई संकल्प है सहकारी बैंक में, तो रजिस्ट्रार उस संकल्प को जो है 45 दिन के लिए विखंडित कर सकता है। धारा 120 के कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति की कार्यवाही कितने समय में होती है? कितने समय के लिए होती है? तो 2 साल के लिए होती है उसकी कार्यवाही, 2 वर्ष के लिए होती है। धारा 126 के कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति की कार्यवाही जो है 2 साल के लिए हो सकती है। अगला क्वेश्चन 179, सहकारिता के सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? तो सहकारिता के सिद्धांत में जो है राजतंत्र का प्रभाव शामिल नहीं है। राजतंत्र का प्रभाव मतलब चुनावी प्रभाव। राजतंत्र, राजशाही, कोई अपना आके वो थोपे ऑर्डर, तो वो नहीं थोप सकता है। ऊपर के अधिकारी अपना आदेश नहीं थोप सकते। ऊपर का ऑर्डर जो है, राजतंत्र जो प्रभावी नहीं है कि अगर किसी ने ऑर्डर दे दिया तो वो ऑर्डर सहकारी सिद्धांतों के लिए मान्य होगा। सहकारिता के सिद्धांतों के लिए, इसके सिद्धांत जो है, इसका बायलॉज, सहकारिता सोसाइटी का बायलॉज जो है खुद का बायलॉज होता है। सहकारिता के सिद्धांत लोकतांत्रिक
का क्या अर्थ है? तो लोकतांत्रिकता का अर्थ है जनता के हितों के लिए, सदस्यों के हितों के लिए और सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए लोकतांत्रिकता का अर्थ है। सहकारिता के सिद्धांत लोकतांत्रिकता का अर्थ क्या है? जनता के लिए, सदस्यों के हितों के लिए या सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए लोकतांत्रिकता का शब्द का अर्थ है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों को कितने मत देने का अधिकार है? तो मत देने का अधिकार तो एक ही होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी सोसाइटी हो, उसको एक ही मत वो दिया जा सकता है, एक मत ही दे सकता है। सहकारी सोसाइटी के उपविधियों में विषय शामिल हैं। कौन कौन सी विषय शामिल हैं? तो नाम और पता, कार्यक्षेत्र और उद्देश्य, सभी विषय शामिल हैं। ये उपरोक्त सभी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन 183 नंबर का, आइए देखते हैं। राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 को कब संशोधित किया गया था? तो राजस्थान सहकारी अधिनियम 2001 को 2 अक्टूबर 2009 में संशोधित किया गया है और 2009 अधिनियम भी है। राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2009 भी होता है, लेकिन हमारे सिलेबस में 2001 है तो हम 2001 ही पढ़ेंगे। राजस्थान सहकारी सेवाओं के सदस्यों, प्रबंधकों व कर्मचारियों को शिक्षा प्रशिक्षण कौन सा सिद्धांत में उपलब्ध करवाती है? तो 5वें सिद्धांत में ये जो है उपलब्ध होते हैं। यानी कि राजस्थान सहकारी संस्थाओं के सदस्यों, प्रबंधकों और कर्मचारियों को शिक्षा प्रशिक्षण का मतलब ट्रेनिंग देना, कौन से सिद्धांतों में उपलब्ध कराते हैं? तो 5वें में कराते हैं। सहकारी अधिनियम में कुल कितने सिद्धांत हैं? तो 6 सिद्धांत हैं सहकारिता अधिनियम में, जिनमें से 5वें में ट्रेनिंग वाला है। सहकारी अधिनियम में कोई व्यक्ति कितने शेयर धारण कर सकता है? तो सहकारी अधिनियम के अंतर्गत कोई व्यक्ति कुल शेयरों का 5वां हिस्सा यानी कि 1/5 भाग जो है हासिल कर सकता है। जैसे कुल सहकारिता अधिनियम के अंतर्गत अगर सहकारी सोसाइटी के पास मान लो 1000 रुपए के शेयर है, तो कोई भी व्यक्ति उसका 5वां हिस्सा यानी कि 200 रुपए के शेयर ही धारण कर सकता है कुल मिलाकर, यानी कि उसका 5वां भाग ही एक व्यक्ति अधिकतम धारण कर सकता है। वार्षिक साधारण बैठक में समिति कौन से प्रयोजनों को विहित करती है? तो आगामी वर्ष के प्रयोजनों को, आगामी वर्ष की योजनाओं को, बजट का अनुमोदन भी करती है और शुद्ध लाभों का विनियोजन भी करती है। उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। इन सभी कार्यों को जो है बैठक के दौरान किया जाता है। वार्षिक साधारण सभा की जो बैठक होती है उसमें बजट को भी अनुमोदन किया जाता है और आगामी वर्ष की योजना भी बनाई जाती है और शुद्ध लाभों का भी निस्तारण किया जाता है, शुद्ध लाभों का भी विनियोजन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सहकारी सोसाइटी अपने शुद्ध लाभों का कितने % निर्धारित किया जाए कि प्रशिक्षण निधि में जमा कराएं? तो दोस्तों शुद्ध लाभ का 1% ही जो है प्रशिक्षण निधि में जमा कराती है। प्रशिक्षण निधि यानी कि ट्रेनिंग वाली निधि में जो है 1% शुद्ध लाभ का ट्रेनिंग के लिए खर्च कर सकती है। भारत में कृषि की गणना कौन करता है? तो भारत में कृषि की गणना सहकारिता विभाग करता है। सहकारिता विभाग का काम है कृषि की गणना करना। भूमि विकास बैंक क्या गिरवी रखकर उधार ऋण उपलब्ध करवाता है? उधार ऋण उपलब्ध करवाते हैं तो भूमि को बंधक रख के जो है उधार ऋण उपलब्ध कराता है। भूमि को बंधक रख के, भूमि को मॉर्गेज करके जो है ये जो है ऋण उपलब्ध कराता है भूमि विकास बैंक।
नेक्स्ट क्वेश्चन 191 नंबर का, भूमि विकास बैंक भूमि का कितना परसेंट उधार लोन उपलब्ध करा देता है? तो भूमि की कीमत का, भूमि की जो भी डीएलसी रेट होती है, डीएलसी रेट के अकॉर्डिंग जो भी कीमत होती है उसके 50% तक, अधिकतम 50% जो है ऋण उपलब्ध करा देता है। भूमि विकास बैंक अपनी वित्त व्यवस्था के लिए क्या करता है? तो डिबेंचर जारी करता है। भूमि विकास बैंक अपनी वित्त व्यवस्था के लिए डिबेंचर जारी करता है, यानी कि शेयर जारी करता है। सहकारी विपणन की स्थापना कब हुई थी? तो सहकारी विपणन की स्थापना 1954 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, सहकारिता का मूल उद्देश्य क्या है? तो सहकारिता का मूल उद्देश्य है एक सबके लिए और सब एक के लिए। सहकारिता का जो मूल उद्देश्य है वो मूल उद्देश्य है एक सबके लिए और सब एक के लिए। ध्यान रखें इस क्वेश्चन को, एक सबके लिए और सब एक के लिए। इसको उल्टा मत कर देना कि पहले एक सब जो है एक के लिए कर दो और एक सबके लिए कर दो। एक सबके लिए है और सब एक के लिए है, ये शब्द है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 195 नंबर का, सरकारी शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सरकारी शब्द का अर्थ होता है मिलकर कार्य करने से और सभी साथ साथ। सरकारी शब्द का अर्थ है मिलकर कार्य करना और सभी साथ साथ। ऑप्शन ए और बी दोनों ही सही है। राजस्थान में सहकारी बैंकों की स्थापना किसकी अध्यक्षता में की गई है? तो श्री कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। श्री कोठारी की अध्यक्षता में जो है राजस्थान में सहकारी बैंकों की स्थापना, सहकारी बैंकों की स्थापना की अध्यक्षता जो है श्री कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। राजस्थान का पहला सहकारी बैंक कहाँ खुला था? तो राजस्थान का पहला सहकारी बैंक जो है भरतपुर में खुला था, डिग के अंदर। भरतपुर में खुला था पहला सहकारी बैंक। और पहले सहकारी कानून भी भरतपुर रियासत के दौरान बने थे, यानी कि पहले सहकारी कानून जो बने थे, सबसे पहले कॉरपोरेटिव के जो नियम बने थे वो सबसे पहले भरतपुर रियासत के दौरान बने थे, क्योंकि यहाँ पर बैंक की स्थापना हुई थी। और बैंक की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर जो है पहला सहकारी संस्थान जो है अजमेर में खुला था। पहला सहकारी सोसाइटी तो अजमेर में गठित हुई थी, लेकिन पहला सहकारी बैंक जो है भरतपुर में खुला था। कृषि बैंक जो है भरतपुर में खुला था पहला। राजस्थान में भूमि विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो राजस्थान में भूमि विकास बैंक की स्थापना जो हुई थी वो 26 मार्च 1957 को हुई थी। 26 मार्च 1957 को भूमि विकास बैंक की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन, सहकारी भूमि विकास बैंक की सदस्य शुल्क कितने हैं? सहकारी भूमि विकास बैंक की सदस्य शुल्कता क्या है? तो 10 रुपये उसकी सदस्य की शुल्क है। सदस्य बनने के लिए उसे 10 रुपये शुल्क देना होता है। किसी सहकारी भूमि विकास बैंक का सदस्य बनने का जो शुल्क है वो 10 रुपये है। अगला क्वेश्चन, सहकारी बैंकों में लोन की स्वीकृति के बाद कितने परसेंट राशि बैंक अपने पास जमा करवानी होती है? बैंक जो है अपने पास जो लोन की स्वीकृति होती है उसकी 5% राशि अपने पास जमा कराती है। अगर कोई सदस्य लेखे प्राप्त करने के लिए लिखित में सूचना देता है तो उसे कितने समय में लेखे प्राप्त होंगे? तो 7 दिन के अंदर उसे लेखे प्राप्त हो जाएंगे। 7 दिन के अंदर उसे लेखे उपलब्ध करा दिए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रश्न।
आज हमने 201 तक करे, 100 से स्टार्ट किए थे, 101 से स्टार्ट किए थे, 201 तक चले, यानी कुल मिला के 101 प्रश्न आज हमने सॉल्व किए। आगे भी हम अब तक वैसे हम एक्ट 2001 से संबंधित 200 क्वेश्चन कर चुके हैं, 200 प्लस क्वेश्चन कर चुके हैं हम, काफ़ी क्वेश्चंस हैं। फिर भी हम कंटिन्यू जारी रखेंगे। कल हम 2003 से संबंधित करेंगे, 2 दिन कल और परसों हम 2003 रूल 2003 के क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद फिर हम इन दोनों के फिर हम मिक्स क्वेश्चन लेंगे और सोसाइटियों के क्वेश्चन लेंगे। लगातार 15 तारीख तक हम कोऑपरेटिव के क्वेश्चंस कराते रहेंगे और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो हमारे क्वेश्चनों में से नहीं आए, ऐसा मेरा विश्वास है दोस्तों। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।